नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स की प्रोफाइलिंग संसद में पेश। नमस्ते योजना के तहत किया गया डेटा कलेक्ट। सीवर की सफाई में 377 लोगों की हुई है मौत। ब्रिटेन से खत्म हुआ कोयला आधारित बिजली का उत्पादन। 2015 में की थी घोषणा। 2050 तक है नेट जीरो का लक्ष्य। और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह की मौत। मिडिल ईस्ट में छिड़ सकती है जंग। 1992 से हिजबुल्लाह की गद्दी पर थे हसन नसरल्लाह। आइए शुरू करें। हाल ही में सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स की प्रोफाइलिंग का डेटा संसद में पेश किया गया था। ये प्रोफाइलिंग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा नमस्ते योजना के तहत की गई है। नमस्ते योजना के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को देखते हैं। इन आंकड़ों को देश भर के 3000 शहरी स्थानीय निकायों से कलेक्ट किया गया है। 38,000 ऐसे कामगार जो सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई जैसे कार्यों में लगे हैं, उनमें से 91.9% लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। अगर डेटा को और स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे तो 68.9% मजदूर एससी समुदाय से, 14.7% ओबीसी समुदाय से और 8.3% एसटी तथा 8% लोग जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2023 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के दौरान तकरीबन 377 लोगों ने जान गंवाई है। देखिए, सरकार ये मानती है कि देश भर में हाथ से मैला ढोने की प्रथा बंद हो चुकी है। अब जो काम करना है वो है सीवर और सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग को मशीनीकृत करना। इसी के चलते 2023-24 में नमस्ते योजना को लाया गया। 2007 से SRMS यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स लागू थी। 2023-24 में इस स्कीम को मॉडिफाई करके नाम दिया गया नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। योजना को देश भर के 4800 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जा रहा है। 349.7 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये योजना 2025-26 तक लागू रहेगी। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जा रही है। योजना के 2 मुख्य लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला है मैनुअल स्कैवेंजर्स और सीवर तथा सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास या फिर रिहेबिलिटेशन। दूसरा है प्रशिक्षित और सर्टिफाइड सफाई कर्मचारियों के जरिए सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना। ब्रिटेन G7 देशों में पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां कोयले से बिजली उत्पादन का काम खत्म हो जाएगा। 30 सितंबर 2024 को ब्रिटेन के आखिरी कोयला आधारित पावर प्लांट को बंद कर दिया गया। इससे ब्रिटेन में 140 सालों से किए जा रहे कोयला आधारित बिजली का उत्पादन खत्म हो गया। दरअसल 2015 में ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि अगले दशक में वे कोयले पर आधारित पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन बंद कर देंगे। उस समय ब्रिटेन की 30% तक बिजली जरूरत कोयले से पूरी होती थी। बीते साल ये आंकड़ा गिरकर 1% के करीब आ गया, जो कि अब 0 पर पहुंच गया है। ब्रिटेन ने नेट जीरो का लक्ष्य 2050 तक और बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करना इन्हीं लक्ष्यों की दिशा में कदम है। अप्रैल में G7 देशों ने अगले दशक की पहली छमाही में कोयला आधारित संयंत्रों को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की थी। देखिए, G7 एक अनौपचारिक मंच है। इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA को एक साथ ये लाता है। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है। इसमें विश्व की बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज शामिल हैं। समूह की स्थापना 1973 के ऊर्जा संकट के जवाब में आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए एक मंच के तौर पर किया गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। 2014 तक रूस भी इस समूह का हिस्सा था। रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इसे संगठन से बाहर कर दिया गया। इसकी सालाना बैठकों में यूरोपियन यूनियन भी हिस्सा लेता है, लेकिन EU G7 के अन्य सदस्यों की तरह इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। 2024 में 13 से 15 जून के बीच G7 का सालाना सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में किया गया था। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं,
मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। इजराइल ने एक हफ्ते के भीतर लेबनान में एयर स्ट्राइक हमलों से हिजबुल्लाह समूह के 7 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को मार गिराया है। इनमें हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह भी शामिल है। ये घोषणा पहले इजराइल की तरफ से थी, बाद में हिजबुल्लाह समूह ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी। हसन नसरल्लाह के पास हिजबुल्लाह की कमान साल 1992 से है। इस ग्रुप को एक बड़ी मिलिट्री ताकत के रूप में तैयार करने में हसन नसरल्लाह की बड़ी भूमिका बताई जाती है। नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का ब्रेन माना जाता था। दावा है कि फिलहाल हिजबुल्लाह में हसन नसरल्लाह की टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं है जो ग्रुप को डायरेक्शन दे सके या संभाल ले। लेकिन यूएसए के थिंक टैंक्स के मुताबिक केवल नसरल्लाह के जाने से हिजबुल्लाह को खत्म मान लेना जल्दबाजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार दावा कर रहे हैं कि इन हमलों से मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि सैन्य ताकत में हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा ताकतवर है। साथ ही हिजबुल्लाह को लेबनान में राजनीतिक शक्ति भी हासिल है। हिजबुल्लाह के मुख्य मकसद में से एक इजराइल को खत्म करना है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के पलटवार पर अकल्पनीय जवाब देने की बात कही है। हिजबुल्लाह को ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा बताया जाता है। देखिए, ईरान इजराइल के साथ सीधे लड़ाई न लड़कर प्रॉक्सी वॉर का खेल खेलता है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के केंद्र में है ईरान, और हमास, हिजबुल्लाह और हौती जैसे विद्रोही समूह इसमें शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये अलग अलग देशों में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास फिलिस्तीन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौती यमन में बैठकर इजराइल को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप्स के जरिए होने वाले हमलों को ही प्रॉक्सी वॉर का नाम देते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के बाद हौती समूह के लोगों को टारगेट कर रहा है। आपको बता दें कि लेबनान पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। लेबनान अपनी जमीनी सीमा 2 देशों के साथ साझा करता है, इजराइल और सीरिया। भूमध्य सागर इसके पश्चिम में स्थित है। वहीं साइप्रस के साथ ये मैरीटाइम बॉर्डर या जलीय सीमा साझा करता है। लेबनान की राजधानी बेरूत भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। 29 सितंबर का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट FLW के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन FAO और UNEP द्वारा कई इवेंट आयोजित किए गए जिससे भोजन की बर्बादी और उसके प्रभावों के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। देखिए, खाने की बर्बादी को कम करना ऐसे दुनिया में बहुत ज़रूरी है जहां भूख से प्रभावित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और हर दिन टनों खाना बर्बाद होता है। FAO की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खेतों से रिटेल के बीच में वैश्विक खाद्य उत्पादन का तकरीबन 13.2% तक बर्बाद हो जाता है। वहीं UNEP के मुताबिक रिटेल से लोगों की थाली तक पहुंचने में तकरीबन 17% तक खाना बर्बाद होता है। खाने की बर्बादी का ये आंकड़ा वैश्विक उत्पादन के 30% के आसपास है। अगर इस खाने का आधा हिस्सा भी बचाकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दुनिया के सभी भूखे लोगों को आसानी से खाना खिलाया जा सकता है। ये बचत केवल खाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बचत से दुनिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 8 से 10% और कुल ऊर्जा उपभोग में 38% तक की कमी लाने में मदद मिल सकती है, जो कि पृथ्वी के पर्यावरण के लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप होगा। देखिए, भारत भी जलवायु परिवर्तन और कुपोषण जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तो लग सकता है कि भारत में खाने की बर्बादी नहीं होती होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक रिपोर्ट के आंकड़े देख लीजिए। 2022 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट हार्वेस्ट यानी फसल कटाई के बाद भारत में 1.53 ट्रिलियन रुपए के फूड लॉस दर्ज किए गए थे, जिसमें 12.5 मिलियन मीट्रिक टन अनाज, 2.1 MMT ऑयल सीड्स, 1.37 MMT दालों की बर्बादी शामिल थी। वहीं 49.9 मिलियन मीट्रिक टन बागवानी फसलों का सालाना नुकसान केवल कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते हुआ है। समाधान के तौर पर भारत में मशीनीकरण, उन्नत भंडारण और कुशल परिवहन प्रणालियों में तो तकनीक के जरिए बदलाव की जरूरत है ही, वहीं कुछ काम नीतिगत स्तर पर भी किया जाना चाहिए।
एक उदाहरण देखिए, जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम JPMA 1987 चावल और गेहूं दोनों की पैकेजिंग के लिए जूट की थैलियों के उपयोग की बात करता है। वजह बताई जाती है कि जूट बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन इसके उपयोग से चूहों के द्वारा फसल का खूब नुकसान होता है। इसलिए जरूरत है कि JPMA पर फिर से विचार किया जाए और इसमें पैकेजिंग के लिए किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो जो भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिहाज से बेहतर हो। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, जल में भी कम मात्रा में ही सही, लेकिन ऑक्सीजन डिसॉल्व यानी घुलनशील होती है और ये ऑक्सीजन जलीय जीवों के जीवन के लिए जरूरी होती है। BOD ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जल में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर तो ये संतुलन बना रहता है, लेकिन जब मानवीय गतिविधियों जैसे कि सीवेज आदि जलीय निकायों में पहुंचने से BOD की मात्रा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अब डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, जिससे जल निकाय में मौजूद अन्य जीवों जैसे मछलियों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वे मरने लगते हैं। इस तरह BOD जल निकाय में प्रदूषण की मात्रा को मापने का काम भी करती है। BOD का ज्यादा होना जल के संक्रमित होने को दिखाता है। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। अफ्रीकी देश रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। यह एक गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो लोगों और गैर मानव प्राइमेट्स दोनों को प्रभावित करता है। यह आनुवंशिक रूप से एक जूनोटिक RNA वायरस है जो फिलो वायरस परिवार से संबंधित है। इस वायरस का नाम जर्मन शहर मारबर्ग से लिया गया था, जहां 1967 में पहली बार इसकी पहचान एक प्रयोगशाला में की गई थी। यह वायरस चमगादड़ों से मनुष्यों सहित प्राइमेट्स में फैल सकता है और फिर संक्रमित व्यक्तियों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से अन्य लोगों में फैल सकता है। इसके लिए अभी तक कोई उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है और इसमें मृत्यु दर 88% तक है, लेकिन देखभाल के साथ इसे कम किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय तूफान कैथ्रोन फिलीपींस की तरफ बढ़ रहा है और इसके चलते मुख्य रूप से लुजोन द्वीप के उत्तरी हिस्सों को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसकी तेज रफ्तार पकड़ने की प्रबल संभावना है। ऐसे में यह एक शक्तिशाली तूफान में बदल सकता है। ये तूफान दक्षिण पूर्वी ताइवान और ताइवान स्ट्रेट के दक्षिणी भाग के जल क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की है। ये नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव है। इसे विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया। इस पहल का मकसद यात्रियों के समय यात्रा अनुभवों को बेहतर बनाना है। इस प्रयास का एक प्रमुख मकसद महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि वे पर्यटन उद्योग के लिए नए अनुभव और उत्पाद बना सकें। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता और डिजिटल उपकरणों में सामान्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगली रैपिड न्यूज भी पर्यटन दिवस से ही संबंधित है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत की आत्मा यानी गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। 2024 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 991 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिससे 36 गांवों को 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया। ये 8 श्रेणियां थीं: एडवेंचर टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, क्राफ्ट, हेरिटेज, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, स्पिरिचुअल एंड वेलनेस और वाइब्रेंट विलेज। ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। यह अमृत महोत्सव पार्क के नाम से भी जाना जाएगा। यह एक पर्यावरण अनुकूल पहल है जो महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर विकसित की गई है और इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। पार्क कुल 8.23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसे प्राकृतिक पक्षी आवास के रूप में और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजक स्थान के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत सरकार ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की है। उन्हें अक्टूबर 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के वक्त इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। उन्होंने सैकड़ों हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। आपको बता दें, दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना सरकार ने 1969 में की थी। यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
आइए देखें बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, नमस्ते योजना संबंधित है आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए पर्यटकों के स्वागत के लिए चलाई गई मुहिम, सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने, या फिर बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इजराइल, ईरान, सीरिया, मिस्र। उपर्युक्त में से कितने देश लेबनान के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 39वीं रैंक हासिल हुई है, स्विट्जरलैंड को पहली रैंक मिली है, लोअर मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में भारत को चौथा स्थान मिला है। सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प ए, यानी 1 और 2 कथन सही हैं। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि लोअर मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में भारत को चौथा नहीं पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न था, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसने पुरोहित वर्ग के वर्चस्व को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प बी, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ये प्रचार ब्रह्म समाज ने नहीं बल्कि आर्य समाज ने किया था। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है, और साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।